हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज मैं क्लास 10th का हिंदी पढ़ाने वाला हूँ और ये है नॉन हिंदी। नॉन हिंदी बोले तो किसला भाग 3। एक्चुअली ये क्लास 8वीं का है, लेकिन क्लास 10 में ये पूछा जाता है। नॉन हिंदी जो है वो ज्यादा करके मुस्लिम स्टूडेंट इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो मुस्लिम स्टूडेंट है, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं, कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, इससे कोई मतलब ये जबरदस्ती नहीं कोई भी, लेकिन ज्यादा करके देखा जाता है जो मुस्लिम स्टूडेंट होते हैं वही लोग इस हिंदी को सिलेक्ट करते हैं, और जो हिंदू स्टूडेंट होते हैं वो गौधुली हिंदी लेते हैं। तो ये किसलय हिंदी, ठीक है ना। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हुंड्रू का जलप्रपात। चलिए आपको मैं हुंड्रू का जलप्रपात की शेयर करवाते हैं। बहुत ही मस्त जगह है झारखंड में और बड़ा ही मजा आएगा। तो वीडियो को सोच लेकर आखिर तक देखेंगे, कहानी को समझेंगे, है ना। और जब कहानी समझ आएंगे तो आपके लिए सारा सवाल इजी हो जाएगा, आपके लिए सारा ऑब्जेक्टिव मजा आएगा बनाने में। पहले सामान्यतः यात्रा वृत्तांत में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। तो ये हुंड्रू का जलप्रपात, ये जो यात्रा वृत्तांत है, जैसे कोई भी चीज का कहानी पढ़ते हैं, कोई कहानी होता है, कोई निबंध होता है, तो ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है। कामता प्रसाद सिंह इसके जो है राइटर है, ठीक है ना। तो लास्ट हम लोग देखेंगे कामता प्रसाद सिंह राइटर है, उसके बारे में देख लेंगे वो क्या बोलते हैं। हुंड्रू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की शिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। ये जो लाइनिंग जो देख रहे हैं ना, अंडरलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या होता है, हुंड्रू का जलप्रपात किस लिए है? आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला एक यात्रा वृत्तांत है। इस दृष्टि से पाठ उल्लेखनीय है। पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ ही उस इलाके में आसानी से उपलब्ध अभ्रक और कोयला खदानों का भी वर्णन, मतलब अभ्रक कोयला का भी वर्णन है। यानी प्रकृति के साथ ही मनुष्य के जीविका और श्रम की महत्ता का भी संयोजन है। पाठ में बहुलवादी संस्कृति यानी कि सामासिक संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। झरने की सुंदरता के बारे में बताया गया है और प्राकृतिक दृश्यों की विशिष्टता के उद्घाटन से पाठ रोचक बन गया है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। छोटा नागपुर एक झारखंड में एक जगह है जो स्वर्ग मतलब जन्नत का एक टुकड़ा बोला जाता है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पग पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बलखाती बह रही है, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। बेहतरीन सड़कें, जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरद्दुद और विभाग को कम व्यय पड़ा है, सांप की तरह भागी जा रही और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं। यानी कि छोटा नागपुर के बारे में सारा कुछ बताया गया कि कैसा है। छोटा नागपुर एक स्वर्ग की तरह है, एकदम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सारे जंगल है, पेड़ पौधे हैं, है ना। पहाड़ के बीच में बना हुआ झरना है, तो बहुत कुछ यहाँ पे बताया है। सांप की तरह भागी जा रही, कौन किसके बारे में बोला है? पानी के बारे में बोला जा रहा, जो झरना जो होता है पानी सांप की तरह भागी जा रही है। देखिए आगे क्या बोलता है। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं। धरती पे आदिवासी लोग क्या कर रहे हैं? नृत्य मतलब डांस कर रहे हैं। आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज के साथ साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की शाखा गुलजार है। मतलब छोटा नागपुर के बारे में तारीफ बयान किया जा रहा है, प्रशंसा की जा रही है उसके बारे में कि ऐसा है, जो मतलब पूरे कुछ बातें बताई जा रही है कि वहाँ पे जंगल में जो जानवर है वो कोना कोना बोल रहा है, चिड़िया भी चहचहा रही है। मतलब बहुत ही सुहावना वहाँ का मौसम है। सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है और अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती चलती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियां कलकल छलछल स्वर में बहती है तो किनारे पलके रहने वाले को अमृत बांटती है। सब छोटा नागपुर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। झरने, वहां पे झरने हैं। झरने सतत झर 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 झर, है ना। आंखों को तरी और नमी, कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता को प्रदान करता है। मतलब एकदम मनमोहक जगह एकदम, है ना। अगर कभी मौका मिले तो यहाँ पे जाइएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मतलब इतनी मस्ती वाला जगह है, एकदम
खूबसूरती जगह है बोला गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, खानों में कोयला अबरक, चूंकि आपको पता है झारखंड में खानों में कोयला अबरक बहुत कुछ है। जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल, फुनगियों पर नाचती तितलियां, फल भार से झुके जा रहे पेड़, शोभा संपन्न अवर्णीय घाटियां, सुषमा की दर्शनीय नदियां, हरी तीमा वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर रहने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर, मतलब छोटा नागपुर शहर के बारे में जिक्र किया गया कि पूरा शहर किस तरह से है। वहाँ पे पहाड़ है, जंगल है, पेड़ है, पौधे हैं, नदियां हैं, है ना, अनेक प्रकार के जीव जंतु है, चहचहा रहे हैं, हवा चल रही है मस्ती वाली, मतलब बहुत कुछ। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है ना। तो वह एक और जो है पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है, तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है ना। एक और पृथ्वी अपने चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है, तो वह देखिए क्या बोलते हैं, अबरक बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार आपको पता है झारखंड में अबरक बहुत ज्यादा होता है, भारत में झारखंड है जहां अबरक ज्यादा होता है, ठीक है ना। अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खराद कर नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है, तो उसे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पूछते हैं। पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है। देखिए यही सब सवाल पूछता है, पत्थरों की किसकी धारा झर रही है? करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग झरना कहकर विस्मय भाव से देखते हैं। तो पत्थरों से एकदम ऐसा धारा निकल रही है, बह रही, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कि ये है झरना की तरह लगता है देखने में। छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, बहुत सारे झरने बताया जा रहा है। उनमें से हुंड्रू का झरना जो है निराला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। मैं जब भी रांची गया, कौन बोल रहा, जो राइटर है, ठीक है, मैं जब भी रांची गया हुंड्रू देखने जरूर जाता हूँ। यह झरना है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है। यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं। यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं अगाध नहीं, मतलब कितना भी लिख दूं मैं थक नहीं सकता हूँ, ऐसा झरना ये है, ठीक है ना। देखिए अब क्या बोलते हैं यहाँ पे राइटर क्या बोलता है, रांची से पुरुलिया सड़क पर 14 मील जाने के बाद, देखो कितना दूर है, रांची से पुरुलिया वाली सड़क है, नाम है पुरुलिया वाली सड़क। तो रांची से पुरुलिया वाली सड़क की दूरी 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुंड्रू पहुंचते, मतलब रांची से एक सड़क गई पुरुलिया वाली, और रांची से पुरुलिया वाली जो 14 मील दूरी है वहां जाते हैं, वहां जाने के बाद एक रास्ता मिलती है, ठीक है ना, और हुंड्रू तक पहुंचती है। पुरुलिया रोड से उसकी दूरी, अब पुरुलिया से दूरी कितनी हो गई, 13 मील। तो टोटल कितना हो गया, 13 और 14 कितना हो गया, 27। यानी कि रांची से हुंड्रू जाना है तो हमको 27 मील जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे स्टॉपेज कैसे होता है, बस स्टॉपेज, यहाँ से वहां गए, गाड़ी चेंज किया, यहाँ से वहां गए, तो रांची से पुरुलिया जाएगी, 14 मील वहां पहुंचेगी, वहां से फिर आपको और गाड़ी मिलेगी वहां से, या तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ऐसे हो सकता है। यहाँ पे तोड़ के बता दिया डिस्टेंस। तो टोटल 27 किलोमीटर है, 27 मील दूर है, किलोमीटर नहीं, 27 मील दूर है रांची से क्या हुंड्रू का जलप्रपात। महात्मा गांधी ने कहा कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, है ना। जब किसी भी चीज की पवित्रता हो या महत्ता तभी होता है जब उसका साधन भी महान हो, मतलब एक महान साधन मतलब जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर रहा, जो हमारी कामना को पूरी कर रहा, वो हो गया साधन। तो जब उसकी महत्ता कब मिलती, जब हमारी कामना को पूरी कर रहा, हमारी आवश्यकता को पूरी कर रहा, तो उस चीज को हम महत्व देते बहुत, है ना। जैसे आप किताब को महत्व दे रहे क्योंकि आपको किताब आपको बहुत बेनिफिट कर रहा है ना, तो किताब आपके लिए बहुत ही महत्व है। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होनी चाहिए। कौन बोल रहा, देखो महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होनी चाहिए। अगर आपको एकदम ऊंचाई पे पहुंचना है, एकदम कामयाबी की राह पे पहुंचना है, अच्छा कामयाब होना है, तो आपको भी महान मार्ग चुनना पड़ेगा, है ना, लॉलीपॉपी में नहीं रहना पड़ेगा, महान मार्ग चुनना पड़ेगा। जैसे हुंड्रू का झरना है, उसका मार्ग देखिए। रांची से चलने वाली मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। जैसे जंगल दिखाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता है और बीच बीच में पहाड़ी, उस पर झाड़ी, सब दर्शनीय, सब वर्णनीय है। क्योंकि महीना अगस्त का था, कौन सा महीना था, अगस्त का था जब गया था ये राइटर, इसलिए धान की क्यारी की भी न्यारी हरियाली थी। बलखाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, मतलब सड़क भी बरखाती हुई, पथरीली जमीन और पत्थर की छाती चीरकर बहने वाली पतली नदी जिसके दिखने में आनंद आए, पेड़ों पर चहकती चिड़ियां जिनकी चहक सुनने में आनंद आए, सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा दे रहे थे। हवा यूं डोल रही थी जैसे
सलाह लेकर डोल रही हो, है छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है। मार्ग में यूं खड़े जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूं लहरा रहे थे जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रहे। मतलब खूबसूरती के बारे में, सुंदरता के बारे में इतनी चर्चा हुई है कि मत पूछें, ठीक है ना। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंड्रू के पास पहुंचते हैं। एक बार मन ही मन में झरना को प्रणाम करते हैं। तो अब हम लोग हुंड्रू के जल प्रपात के पहुंच गए, ठीक है ना। हम लोग यात्रा सफर कर रहे थे, मन में मन मस्ती कर करके। अब पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला, जिसकी मुकाबला ना राम लीला करे ना रस लीला। आहरे पानी का इस प्रकार उछलना कूदना, धूम मचाना, और उसकी यह आवाज जैसे 10-5 हाथी एक बार चिंघाड़ रहे हो। मतलब हाथी का आवाज समझ रहे ना, मतलब इतनी कस की आवाज हो रही है, पानी जो गिर रहा झरना से, उसके बारे में बोला जा रहा है। जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज कर रहे हो, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हो, या जैसे कई सहस्त्र नाग एक साथ फन फैलाकर फुफकार रहे हो। पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसे ही आवाज पड़ती है। तो आप भी जाइएगा तो घबराइएगा मत, ठीक है ना। और अब झरना देखने लगा। वातावरण में पवित्रता ऐसी की मालूम होती है मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए हैं, ठीक है। मतलब इतनी सुंदरता की मत पूछिए। हे ये क्या है? युग 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 में पानी का आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है, और यो एक प्रकार से एक पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीर कर पानी निकलता है। यूं एक प्रकार से यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है, जिसके सामने पत्थर भी मात है। हाँ, पत्थर मात है करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर की आंखों से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघलता है। मतलब पानी जो निकलता है पत्थर को चीरते हुए पत्थर के अंदर से पानी निकलता है, ठीक है ना। पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी की स्वर्ण रेखा, कौन नदी है? स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा जिसके उद्गम स्थल से 50 मील आगे आकर हुंड्रू का यह झरना है। स्वर्ण रेखा नदी रांची में पड़ता है। रांची, धनबाद, सिंहभूम और बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में है और रांची में है खास करके। तो कहाँ कहाँ है? रांची में मिलती है जाके, धनबाद में जाती है, सिंहभूम और बालासोर, इन जिलों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पानी की कई धाराएं होती है, और जब सबकी सब धाराएं एक साथ पहाड़ की ओर नीचे गिरती है तो एक विचित्र दृश्य देखने को मिलता है। मतलब बहुत ही अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिलता है। यह झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। आता है सवाल, 243 फुट है झरना की ऊंचाई। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पीसकर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर रहा, मतलब इतना उजला पानी। और जब पानी घूम रहा है तो ऐसा दिखता है कि मानो कि पानी के चक्कर और भंवर में पीसकर पत्थर का चूर्ण, सफेद चूर्ण गिर रहा हो, ऐसा लगता है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि कई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुनकर ऊंचे बैठा हुआ गुल्ले को गिरा रहा, मतलब ऐसा, मतलब लग रहा कि ऊपर से कोई रुई गिरा रहा, वाइट। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था, है ना जी। फेरी वाला मिठाई लेकर आता था ना तो लाल रंग का मिठाई होता था, प्रतीत होता था। वैसे ही लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं मेरी फेरी देने निकला है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब परवल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है ना। तो इससे इंद्रधनुष भी उत्पन्न हो जाता है। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है, या हवा में उड़ता इंद्रधनुष फहरा रहा। मतलब पानी इतना उछाल से गिरता था, तो जाहिर सी बात जब रिफ्लेक्शन होगा पानी का, है ना, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो फिर इंद्रधनुष तो बनना ही बनना है ना। तो पानी में जब झरना को देखने में लगता था कि झरना एकदम उछल कूद के पानी एकदम आ रहा है, मतलब पूरा सफेद और इस तरह से आवाजें हो रही है, मतलब बहुत ही एकदम दृश्य सीन है। और पानी में ऐसा प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा था कि लग रहा था कि वहां पे इंद्रधनुष बन गया। इंद्रधनुष टाइप का भी बनता है, ठीक है ना। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच प्रकृति की यह लीला स्थली है। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है और एक ओर का जंगल हजारीबाग में है, और बीच में झरना बह रहा है। मतलब एक झरना के एक तरफ रांची, एक तरफ हजारीबाग, और बीच में झरना है ना। मानो यह उसका यह संदेश हो कि वह सबके लिए है,
मतलब ऐसा वो बताना चाह रहा कि मैं रांची के लिए भी हूँ, मैं हजारीबाग के लिए भी हूँ, मैं सबके लिए हूँ, है ना। सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह ना रांची का है ना हजारीबाग का, बल्कि सबका है। ठीक है ना। आगे है, आगे क्या बोलता है, बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर से उतर रही है, बड़े झरने की बगल से। ठीक है, जैसे महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। वाह क्या बात है। नीचे जहां घनघोर धारा गिरती है वहां पानी करीब 20 फुट ऊपर उछलता है। जब नीचे जब गिरती है तो 20 फुट पानी एकदम ऊंचाई तक उछलता है। लगता है पत्थर को चीर कर आने वाली पानी का स्वागत करने और उसको कंठहार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। मेरे मित्र कहते हैं कि शिवजी की बारात शायद इस तरह से गुजरी थी। रे देखो यहाँ पे, मतलब वो कहानीकार बोल रहे हैं, जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि मेरे मित्र क्या बोलते हैं कि शिवजी की बारात जो है शायद इसी तरह से गुजरी थी। उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पाश का प्रबंध किया था, है ना। गुलाब पाश का प्रबंध किया था। वही गुलाब पाश शाश्वत होकर अभी भी झरझर कर रही है। ठीक है ना। अब देखो आगे क्या बोलता है, स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है। जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा होता है ना, आगे की भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है कि पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको। तो जानू यहाँ पर नदी यूं दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगा, उस पर झाड़ी उगाई गई है। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया गया हो, है ना। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से सब यह किया, जाहिर सी बात नेचुरली है ना। अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहा, आदमी में इतना हिम्मत कहा मनुष्य की इतना खूबसूरत बना दे, है ना। सैकड़ों वर्षों से भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। मतलब सैकड़ों वर्ष तक अगर इसको बनाने की कोशिश करे ऐसा तो मुश्किल होगा, कहानीकार के हिसाब से बोला जा रहा। तो ये सब प्रकृति का देन है ना। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई है रास्ता, और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आंखों की प्यास बुझाते रहे। यह शोभा, यह छोटा और दृश्य, यह झरना इतना बड़ा, यह इतना बड़ा प्रपात, मतलब झरना, यहाँ 243 फीट से पानी नीचे गिरता है। बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ नीलापन लिए हुए और यूं सरसराता हुआ लहराता हुआ गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम होता है। जोहे में पानी, यहाँ पानी गिरता है बिल्कुल सफेद, बस जो पानी गिरता है उसमें बिल्कुल सफेद है, और यह भयंकरता की उसमें नहीं है। यह माधुर्य और कोमलता से ओत प्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता है, जिसका धुआं बराबर ऊपर उड़ता रहता है। हुंडू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है। देखो ये सवाल आता है, हुंडू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है, और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। सारा पानी एक जगह सिमट कर जहां जमीन नीचे गिरता है उस जगह इसका रूप बहुत विशाल और भयंकर टाइप का लगता है देखने में। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ चला जाए, मतलब इतना खतरनाक टाइप का होता है जब पानी जहाँ पे गिरता है ना। इसका पता मिलना मुश्किल है, मतलब कहाँ जा रहा पानी। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता। मतलब जो वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए यात्री लोग, है ना, तो मतलब देखते रहते कि पानी आ रही है जा रही है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बांग्ला बनवा दिया गया है, लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ भी अभाव, मतलब खाना पीना अब हो सकता मिल सकता होगा, है ना। अब तो थोड़ा सा तरक्की कर गया होगा। अच्छा, हुंडरू प्रपात की भीड़ और चीजों का अभाव देखकर क्या ख्याल आया कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यावहारिक है। अगर किसी दूसरे जगह में ऐसा झरना होता तो वहाँ के लोग इसके आसपास दुकानें वगैरह सजा कर अपने लिए आय और दूसरों के लिए सुविधा की व्यवस्था करते। मतलब वहाँ पे ना ज्यादा आय व्यय के लिए, मतलब बेचने उसने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रहता है। तो अगर ये बोला जा रहा है कि अगर कहीं और होता तो जाहिर सी बात है लोग तो एकदम जम जाते बेचने के लिए, है ना, तो कमाने का जरिया भी होता। खैर अभी तो कह नहीं सकते अभी कैसा होगा, जब जाऊंगा तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। धन्य हुंडरू को बोला, धन्य हुंडरू, किस युग से किस महाकवि की वाणी, किस संगीत की स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदने ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण बह रहा है। यह कह सकना असंभव है। पत्थर का
तंतस्थल जैसे पिघल कर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्यों का अंतर द्रवित होकर बहने लगता तो संसार में कहल, कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। मतलब बोला जिस तरह से पानी बह रहा है ना एकदम मस्ती में, अपने मगन में, है ना, किसी से कोई मतलब नहीं, उस तरह से अगर संसार के लोग अगर बिना जो दिल में केना रखे हुए, जो दिल में कपट रखे हुए, जो स्वार्थी हो गए हैं, जो स्वार्थी हो गए, अगर ये सब खत्म कर दे तो फिर ये सब जो कहानी है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ दिख रहा। यहाँ दो तरह के पत्थर देखने में आए। एक वह पत्थर जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है, और एक वह भी पत्थर है जिस पर न जाने किस युग से पानी की या धारा गिर रही है। मतलब एक पत्थर से पानी निकल रहा और एक पत्थर पर पानी गिर रही है, धारा गिर रही है, पर वह जरा भी विचलित नहीं होता, ज्यों का त्यों खड़ा है, फिसता भी नहीं, धंसता भी नहीं, खिसकता भी नहीं। मतलब एक पत्थर ऐसा भी है, एक पत्थर ऐसा तो जो पत्थर से फूट के पानी निकल रहा, और एक पत्थर ऐसा है जो पत्थर पे ही पानी गिर रहा, और वो पत्थर टूट नहीं रहा, फूट नहीं रहा, खिसक भी नहीं रहा। क्या बात है यार, है ना। तो 243 फुट का यह प्रपात निराला सुंदरता यहाँ साकार हो गई, और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, और धन्य प्रपात है जो सदा एक सा बह रहा है। अविरल और अविचल दोनों का उदाहरण यहाँ एक बार में ही उपस्थित है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से ना जाने कितना पानी या पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं, कोई गुमान नहीं, कोई क्या बोलते हैं, तकब्बुर नहीं। अब अंधे आवाज सुन ले तो परवाह का अंदाजा लगा ले। मतलब अंधे भी सुन ले तो पता चल जाए कि किधर पानी बह रही है ना, परवाह का भी अंदाजा लगा ले। और बहरे परवाह देख ले तो आवाज का अंदाजा लगा। मतलब अगर कोई अंधे आदमी जाए तो खाली कान से सुन करके पता लगा ले कि किधर धारा बह रही है, और अगर कोई बहरे आदमी जाए, है ना, तो सिर्फ देख करके पता लगा ले। बहरे प्रभाव देख ले तो आवाज का अंदाजा लगा कि आवाज कैसा हो सकता है, अंदाजा लगा ले। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है तो यह हुंड्रू अपनी चपलता के लिए मशहूर है। किंवदंती यह है कि इस हुंड्रू से 7 मील पर कुछ लोग ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का रास्ता इतना बीहड़, मतलब घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहां तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। मतलब बताया जा रहा कि जब जो कामता प्रसाद सिंह है, जब वहां गए तो पता लगा कि उसके आगे भी एक और झरना जो इससे भी काफी बड़ा है, लेकिन रास्ता बहुत अजीब है, बहुत भयंकर है ना, खतरनाक है। तो सरकार अगर चाहे तो उसको भी मार्ग बना दे ताकि हम लोग उसको वहां पे जाके देख सके, यात्री लोग जा सके, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। जो भी हो, हुंड्रू दर्शनीय है, इसकी याद भूलने की नहीं है। कितने दिन गुजर गए लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रहा है। तो चलिए अब इस लेसन से रिलेटेड जो सवाल है, इस सवाल को पढ़ते हैं। ओके, हमारा सवाल है, सबसे पहला सवाल है कि पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है। पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है ना। तो पुरुलिया से हुंड्रू की दूरी आपको मैंने बताया है ना। पुरुलिया जब रांची से पुरुलिया बताया गया था कितना, रांची से जब पुरुलिया जाओगे तो आपको बताया 14 मील, और पुरुलिया से हुंड्रू जाओगे तो 13 मील, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। टोटल 27 मील है। अगला है, हुंड्रू का पानी किस तरह चक्कर काटता है, बिल्ली की तरह, चूहा की तरह, नेवला की तरह या सांप की तरह। तो हुंड्रू का पानी जो है सांप की तरह जो है चक्कर काटता है, ठीक है ना। किंवदंती के अनुसार हुंड्रू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंड्रू से भी कई गुना बड़े प्रपात देखे। कितने मील दूर, तो 7 मील दूर बताया था ना कि 7 मील दूर और बड़ा सा एक प्रपात है, ठीक है। रांची से पुरुलिया वाली सड़क मिलती है, रांची से पुरुलिया वाली सड़क मिलती है, तो रांची से पुरुलिया वाली 14 मील के पास सड़क मिलती है ना, 14 मील। फिर पुरुलिया से जाएगा हुंड्रू जलप्रपात तो मिलेगा 13 मील। तो फिर टोटल रांची से अगर पूछा जाए हुंड्रू तो हो जाएगा 27 मील। जैसा कि सवाल दिया हुआ है, रांची से हुंड्रू की दूरी कितनी है, तो रांची से हुंड्रू की दूरी 27 मील है। अगला है, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंड्रू का झरना है। तो 50 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 50 मील है ना। स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंड्रू का झरना है, तो 50 मील। अगला है, हुंड्रू का झरना की ऊंचाई कितनी है। हुंड्रू का झरना जो उसकी ऊंचाई 243 फुट है ना जी। ऑप्शन यहाँ पे
बी हो जाएगा। हुंडरू का जलप्रपात संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत, आदिवासी को या बहुलवादी या सामसिक सामासिक इनमें से कोई नहीं। तो पहले थे आदिवासी को, है ना, आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है, जो घेरा हुआ था गोल में, उसी के अंदर से ये सवाल दिया गया है। ठीक है, अगला है हुंडू का जलप्रपात पथ में जलप्रपात के साथ किसके सुंदरता का वर्णन है? पहाड़, नदी, जंगल, सभी। तो सभी का जिक्र किया गया। हुंडू को जलप्रपात के साथ पहाड़ का भी जिक्र किया गया है, नदी का भी और जंगल का भी, है ना। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है जी? हिंद महासागर में, अरब के सागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, गंगा नदी में। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है कहाँ गिरती है? तो स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना जी। अगला है, लेखक को हुंडू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसा मालूम होता है मानो हम कहाँ पहुंच गए? भूगोल के समीप, भूलोक या देवलोक। तो हम लोग देव बोला गया है, लेखक बोलता कि हम मानो कि हम देवलोक के समीप पहुंच गए। ठीक है ना। शांति की पवित्र एवं महात्मा तिहाई जब उसका साधना भी महान मंजिल पर पहुंच के लिए मार्ग एक महान होना चाहिए, है ना। कि उसकी किसकी उक्ति, मतलब ये लाइन किसने बोला? साध्य की पवित्र महत्ता, महत्ता के लिए, सॉरी यहाँ पे है महत्ता के लिए, ठीक है, महत्ता के लिए जब उसका साधन ही महान साधन, महान मंजिल पे पहुंचने के लिए हमको महान होना चाहिए। ठीक है, ये जो लाइन था किसके लिए था, किन्होंने बोला था? ये महात्मा गांधी ने ये लाइन बोला था। ठीक है ना। अगला है, हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत किसकी रचना है? तो कामता प्रसाद सिंह। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा इसका राइट आंसर। कामता प्रसाद सिंह काम का यात्रा वृत्तांत है। हौसले की उड़ान, हुंडू का जलप्रपात, ईदगाह। तो हुंडू का जलप्रपात यानी कि कामता प्रसाद सिंह ने हुंडू का जलप्रपात लिखा। इस तरह से आपका लेसन यहाँ पे खत्म हो गया। नीचे लाइक का बटन दिया, लाइक करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको 14 में कितना बना है। ठीक है, और इस लेसन को आपको पढ़ने में कितना मजा आया। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।